नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय पूरा देश इस समय केवल और केवल बात किसकी कर रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर मोदी जी क्या करेंगे। और पूरा विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। विपक्ष का कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने कि पहलगाम पर सरकार का समर्थन न किया हो। लेकिन जब एक ऐसा माहौल हो और मोदी जी केरल पहुंचते हैं, केरल वहां पर एक सी पोर्ट है जिसका वो इनॉग्रेशन करते हैं, और आज ही के दिन उस स्टेज पर उनके साथ गौतम अडानी होते हैं, उनके साथ केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन होते हैं, उनके साथ तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद शशि थरूर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद रहते हैं। और उस स्टेज पर गौतम अडानी के साथ जब वो बैठते हैं, तो उस अपने भाषण में वो क्या कहते हैं। वो चाहे तो आज इस बात से वो बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति से बाज नहीं आए और एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा बयान दिया। अब क्या बयान दिया उसको मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये सोच लीजिए कि जिस स्टेज पर पिनाराई विजयन, जिस स्टेज पर शशि थरूर, जिस स्टेज पर गौतम अडानी बैठे हुए हैं, जॉन ब्रिटास जैसे भी लेफ्ट के लीडर्स थे, वहां पर मोदी जी कहते हैं, और मैं कोट कर रही हूं, यहां शशि थरूर बैठे हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, आज का ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद हराम कर देगा। शशि थरूर के विचारों का दायरा दुनिया तक फैला है, उनके सुझाव और सक्रियता ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से कहना चाहता हूं कि आप इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज की घटना कई लोगों की नींद में खलल डालने वाली है। वो चुपचाप आराम से सबका स्वागत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस लाइन को जोड़ने के लिए बहुत सोच समझकर उन्होंने बोला, ताकि इंडिया अलायंस को चिढ़ाया जा सके, इंडिया अलायंस पर कटाक्ष किया जाए। जो इस समय जो एकजुटता एक विपक्ष में दिख रही है, कहीं ऐसा ना हो ये एकजुटता और आगे बढ़ जाए। मोदी जी ने उसमें छौंकन लगा दी इस एक लाइन को बोलकर कि आज यहाँ पर शशि थरूर मौजूद है, यहाँ पर जो पिनाराई विजयन मौजूद है। अब सभी को पता है कि ये बयान आपको क्यों लग रहा है कि क्यों मोदी जी ने दिया होगा। कई लोगों से आज मैंने कोशिश भी की केरला में भी बात करने की, और सबको ये लग रहा था कि शशि थरूर और पिनाराई विजयन की तारीफ के जरिए पीएम ने विपक्ष की एकजुटता को रोकने की तो कोशिश की, लेकिन साथ में ये भी बताया कि एक ऐसे समय में भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे जब पूरा माहौल शोकाकुल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई 26 लोगों की मौत हुई थी, तो उस मौत के बीच आप क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान को किस तरह से आप जवाब देंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। आज 10 दिन हो गए उस घटना को, लेकिन राजनीति जब करनी होती है तो मोदी जी किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। पहलगाम की घटना के बाद वो बिहार भी पहुंच गए थे, अब आप आज केरला में भी उन्होंने इस तरीके का राजनीतिक बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं पहले मोदी जी ने क्या कहा है, उसके बाद कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा। कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. बस मैसेज चला गया जहां जा रहा था। अब आप ये देख लीजिए, ये लास्ट में उन्होंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां मैसेज जाना था वो चला गया। क्या इस चीज से मोदी जी बच नहीं सकते थे? उनको ये बोलना जरूरी था, और वो भी उस हंसी के साथ जहां पर वो कह रहे हैं कि जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। अब शशि थरूर है, शशि थरूर क्योंकि तिरुवनंतपुरम के सांसद है, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है।
वो प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गए थे, जो कि कोई भी लोकसभा सांसद करता है, उसका प्रोटोकॉल होता है। और उन्होंने लिखा कि डिस्पाइट डिलेज एट द डिसफंक्शनल दिल्ली एयरपोर्ट मैनेज्ड टू लैंड इन तिरुवनंतपुरम इन टाइम टू रिसीव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हिज अराइवल इन माय कंस्टिट्यूएंसी, लुकिंग फॉरवर्ड to his officially commissioning Vizhinjam Airport, a project I have been proud to have been involved with since its inception. तो ये अदानी जी का प्रोजेक्ट है। कुछ तस्वीरें आपको देखेंगे जिसमें कि अदानी जी के साथ भी मोदी जी नजर आ रहे हैं, और अदानी जी के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि गुजरात में आपने इतना अच्छा पोर्ट नहीं बनाया, लेकिन जिस तरीके से आपने केरल में बनाया है, इससे गुजरात की जनता गुस्सा हो जाएगी। ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन गुस्सा लोगों को प्रधानमंत्री की इस कथन पर क्यों आ रहा है? जिस तरीके से उन्होंने हंसकर बोला लास्ट में कि जहां मैसेज जाना था वहां चला गया, ये कितना और गिरने का स्तर है, और आज क्या मोदी जी ने इंडिकेट किया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, थॉट लीडर है, हमारे साथ है। ओंकारेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी का जो ये स्टेटमेंट था, जिसमें कि बाद में वो हंसी बड़ी अजीब सी थी, मैं अब उस व्यक्ति की हंसी से मैं कंपेयर नहीं करूंगी उस हंसी को, लेकिन जिस तरह से हंस के उन्होंने बोला कि मैसेज जहां जाना था वहां पहुंच गया, आखिर क्या आज किस चीज का प्रमाण दे रहे थे मोदी जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये शुरू से ही अपना नेचर है, अपना व्यवहार है कि वो अपने नेचर से, अपनी बातों से चौंकाते हैं। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होते हुए भी कभी विपक्ष के नेता के रूप में बोलते हुए नजर आएंगे, कभी ऐसी बातें करते हुए नजर आएंगे जिससे लोग चौंकते हैं और फिर वो ये समझते हैं मैसेज चला गया। उन्होंने ये बात कही कि इससे इंडिया गठबंधन के लोगों की नींद हराम होगी, निश्चित रूप से होगी। इंडिया गठबंधन के लोगों की नींद तब भी हराम हुई जब आपने पहले आरोप लगाया कि ये हेमंत विश्व शर्मा करप्ट हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया। अजीत पवार पे कहा 70,000 करोड़ का मुकदमा है और फिर आपने उनको क्लीन चिट भी दे दिया, उनको अपने साथ गठबंधन में ले लिया। लोग तो चौंकते हैं, लोगों की नींद हराम होती है। ऐसे एक नहीं अनेक वाकये हैं, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कहेंगे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके बाद जितने खाने वाले लोग हैं उनको अपने वॉशिंग मशीन में ले लेंगे। तो लोगों की नींद तो इससे हराम होती है, लोग तो चौंकते ही हैं। लेकिन ये आपका स्वभाव है। आप कहेंगे कि वो कपड़े से पहचाने जाते हैं और फिर उनको सौगातें मोदी भी भेज देंगे। आप ऐसा ही करते हैं। आप कहते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है मेरा छोटा भाई है। एक ऐसा व्यक्ति जो 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 एक तरह से इसमें संत समाज में फ्रॉड की तरह से आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, उसको आप कहते हैं कि छोटा भाई है, तो लोगों की नींद तो हराम हो ही जाती है। लोग तो चौंकते ही हैं कि भई आप ये क्या कह रहे हैं? नींद तो तब भी हराम हुई थी जब आप अचानक नवाज शरीफ के घर चले गए थे और वहां बिरयानी खा के आए थे। फिर नींद हराम तब भी हुई जब आपने उड़ी के हमले के बाद पाकिस्तान के आईएसआई को बुला लिया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप चौंकाते तो हैं ही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री हैं, ये देश को पता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है, ये पता नहीं, ये दुनिया को पता नहीं। क्योंकि इस तरह की अनेक रोज-रोज घटनाएं होती हैं। जिस समय पहलगाम पर आप धरती के आखिरी छोर तक उसको ढूंढ कर मारने की बात कर रहे थे, अचानक आप जो है वो आपने जातिगत जनगणना की बात छेड़ दी। आप सऊदी अरब से मीटिंग बीच में छोड़ के आते हैं। ऐसा लगता है कि अभी आएंगे प्रधानमंत्री जी, सीधे कश्मीर जाएंगे और सीधे कोई एक्शन होगा। अदरवाइज आपको मीटिंग छोड़ने की जरूरत क्या थी? क्योंकि बिहार का इलेक्शन छूट रहा था। तो वहां से छोड़ के आप बिहार के चुनाव में जाते हैं और बिहार की चुनाव की धरती से वहां से आप अंग्रेजी में भाषण देते हैं, पूरी दुनिया को सुनाते हैं। उस अंग्रेजी के भाषण के बावजूद अमेरिका में आपके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो कह दिया कि ये तो 1500 साल पुराना मसला है और वी आर इन टच विद इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। हम उनसे भी टच में हैं, आपसे भी टच में हैं। आपके अंग्रेजी भाषण के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी शुड बी इन टच विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, नॉट विद इंडिया। पुलवामा के बाद वही यूएन है जिसने कहा था कि भारत के साथ संपर्क में रहिए और भारत के साथ मिलके आतंकवाद के खिलाफ सहयोग कीजिए। इस बार उसकी भाषा बदल गई। उसने कहा कि शुड बी इन टच विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कंसर्न मतलब
इंडिया भी कंसर्न है, पाकिस्तान भी कंसर्न है। तो लोग तो चौंकते ही है ना। अभी तो लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि भारत कोई डिसाइसिव एक्शन लेगा। पहलगाम के बाद पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी चीज होगी जो आतिशबाजी नहीं हो और जो 1971 से कम भी नहीं हो। 1971 से आप अगर पाकिस्तान को जवाब देने की बात करेंगे और वहां बीच में कांग्रेस आएगी तो 1971 भी आएगा कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने वहां पे अमेरिका के विरोध के बावजूद, अमेरिका नहीं चाहता था कि हम अटैक करें या कुछ भी करें, लेकिन वो 4 देशों की यात्रा उन्होंने की, सोवियत संघ का सहयोग मिला। एक दिन पहले सहयोग सोवियत संघ ने बता दिया हमें कि पाकिस्तान हमला करने वाला है और पाकिस्तान ने वही गलती कर डाली। उसने जो ऑपरेशन किया, उसके बाद भारत को मौका मिला और आज बांग्लादेश एक आजाद मुल्क है। तो हम देख पा रहे हैं कि आप जब वहां अडानी के साथ खड़े हैं, तो क्या अडानी से संबंधित सारे सवाल बंद हो चुके हैं? क्या अडानी से संबंधित जिन बातों के लिए और जो सेबी में जो उनके मसले आए और जो फंडिंग करने की भी बातें आई, उन सब से रिलेटेड मसले समाप्त हो गए? जो अमेरिका से नोटिस आया था, क्या वो सारी बातें समाप्त हो गई? आप उनके साथ डायस शेयर कर रहे हैं। और क्या ये वही अडानी नहीं है जिनके लिए आपने चुनाव में कहा था कि टेम्पो भर भर के आ रहा है, उसके बाद उसकी जांच भी नहीं हुई? तो आप चौंकाते तो हैं ही हैं प्रधानमंत्री जी। आप लोग चौंकते हैं, लोगों की नींद हराम हो जाती है। नींद तो हराम होगी ही। अब शशि थरूर वहां खड़े हैं। शशि थरूर ने अभी अभी अमेरिका के बारे में, टैरिफ के बारे में भी आपका समर्थन किया और कई मसलों पे समर्थन किया है। प्रवक्ता वो कांग्रेस के होते हैं और बात वो बीजेपी की और मोदी जी की भी करते हैं। तो नींद तो हराम होनी स्वाभाविक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जिस समय ज्योतिरादित्य आपके खिलाफ बोलते थे, उसके वो नींद हराम हुई, वो आपके साथ आ गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, विपक्ष में थे। आपको अच्छा लगता है ऐसे अच्छे अच्छे फूल तोड़ के ले आना। आप ले आते हैं अपनी बगिया में, अपने अपने गुलदस्ते में सजाते हैं, तो लोगों की नींद तो हराम होती है, स्वाभाविक है। जी। नहीं, लेकिन आज मोदी जी ने किस चीज का परिचय दिया है, वो कितना नीचे गिर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में वो बाइट, लास्ट पोर्शन जो खासकर है नींद हराम वाला, और जिस तरीके से वो हंसकर बोलते हैं, अभी इसको मैं कटवा रही हूँ बिल्कुल अलग से क्योंकि इसमें बीच में मलयालम का इंटरप्रिटेशन भी था। तो वो बाइट एक बार रेडी हो जाएगी तो मैं उसको फिर से प्ले करूंगी। लेकिन मोदी जी अपने किस तरीके के आचरण का परिचय देते हैं ओंकारेश्वर जी, क्योंकि ये नींद हराम वाली बात तो जो उन्होंने कही, वो कटाक्ष कर रहे थे इंडिया अलायंस पे, लेकिन आज उनके चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर कितने सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर लोग हंस रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही है कि आज वो चाहते तो इस चीज से बच सकते थे, लेकिन आज भी उन्होंने बचने के लिए नहीं सोचा, बल्कि कटाक्ष को, सेटायर को ही चुना। आप उनको सलाह देने के मूड में क्यों आ जाते हैं? और आप होते तो उन्हें सलाह देने वाले। और क्यों, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब बात तो करिए मत कि वो नीचे गिर रहे हैं। वो बहुत ऊपर ऊंचे उठे हुए हैं और उससे भी ऊपर उठेंगे अभी। आप बात कर रहे हैं उनका कनेक्शन सीधा ऊपर से है जुड़ रहा, तो वो ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात मत कहिए। प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल हैं और उनका सीधा कनेक्शन है ऊपर से। हमारे देश में ऐसे लोग भी रह चुके हैं जो वैसे आपने सही कहा फैसला कि भी मैं, कर। आपने ओंकारेश्वर जी बिल्कुल सही कहा कि मैं होती कौन हूँ ये बात बोलने वाली। आपने अच्छा किया मुझे हिदायत दे दी, क्योंकि पता नहीं है आजकल कब एफआईआर हो जाए, कुछ भी एक शब्द मुंह से निकलेगा और एफआईआर हो जाएगी या चैनल ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये सब बातें बिल्कुल मत करिए। इसको करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये करने का अधिकार अमित शाह को है क्या? मोहन भागवत को है क्या? मोहन भागवत जी नहीं पूछ सकते, अमित शाह जी नहीं पूछ सकते, तो आप कौन, हम कौन, कोई और कौन? प्रधानमंत्री जी को सलाह कोई दे नहीं सकता और कोई बोल नहीं सकता कि उनको क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जब बिहार जाते हैं तो वो कहते हैं 60,000 करोड़ दे दूं कि 1,20,000 करोड़ दे दूं, और फिर क्या दे के आते हैं उनको मालूम है। कोविड का जब अब मौका आता है और राहुल गांधी बड़े थोड़ा सा दब के कहते हैं कि कम से कम 50-60 हजार करोड़ का पैकेज आना चाहिए, तो बोले क्या 50,000-60,000 की बात करते हो यार? 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया ना। ये अलग बात है कि वो पैकेज कहाँ है ये उनको भी मालूम नहीं होगा।
तो आप उनके बारे में मत कहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। वो अभी कह रहे हैं कपड़े से पहचाने जाते हैं ये लोग, तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, तुम्हारा वो खोल ले जाएंगे और मंगलसूत्र छीन लेंगे और फला करेंगे। उसके बाद वो सौगातें मोदी भी दे देते हैं। तो ये वो तय करेंगे ना कि क्या करेंगे वो। ओंकारेश्वर जी, आपको लग रहा है कि मोदी जी कंफ्यूज्ड हैं? कुछ लोग मोदी जी को मूर्ख कह सकते हैं, कुछ लोग मोदी जी को कंफ्यूज कह सकते हैं कि भाई उनके लिए इमोशनल उतार चढ़ाव की कोई मतलब नहीं है। इंडिया 26 लोग अलायंस के मारे गए, बहुत उसके बड़े बाद वो मजबूत तुरंत पिलर। बिहार में रैली भी कर सकते हैं। हाँ, शायद ये बाइट रेडी हो गई है। मैं चाहती हूँ दर्शक इस बाइट को फिर से सुने और लास्ट तक सुने, जिसमें कि वो इंडिया हंसकर ये अलायंस के कह रहे हैं कि बहुत मैसेज बड़े जहां जाना मजबूत था वहां चला पिलर गया। है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ऐसे चला गया जहां जाना था। तो आपने देख लिया। आपको इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ऐसे चला गया जहां जाना था। मैसेज जहां जाना था वहां चला गया। ओंकारेश्वर जी, अब इस पर क्या कहा जाए? ये थिएट्रिक्स है या एक सोची समझी राजनीति की विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश? मैं मोदी जी का कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रही हूँ। 11 साल से हम लोग उनके कैरेक्टर को ही डाइसेक्ट करते हुए आए हैं, लेकिन इस समय एक इतने सेंसिटिव माहौल में इस तरीके की ओछी राजनीति करना, अ, ये किस बात का परिचय देता है? आप शब्दों का चयन ठीक से करिए। ये ओछी राजनीति नहीं है, ये उम्दा राजनीति है। राजनीति में जो सफल हो वही उम्दा होता है। उसको ओछी हम और आप जैसे लोग सोचते हैं, ये ओछी राजनीति। जो व्यक्ति ऐसी राजनीति करके प्रधानमंत्री बना हुआ हो, उसकी राजनीति को आप ओछी राजनीति कैसे कहेंगे? ये सवाल ये नहीं है। देखिए, इन्होंने मैसेज जहां जाना था वहां पहुंचा दिया। मैसेज कहाँ पहुंचना चाहिए? वो नागपुर हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए। कि देखिए भाई, सनातन का ये जो आप खेल खेल रहे हो, ये हिंदुत्व का जो खेल खेल रहे हो, ये अब हम चलने नहीं देंगे। पहले हमने जेपी नड्डा से कहवा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सॉरी, आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो आपको एक मैसेज दिया था। उसके बाद जो है दूसरा मैसेज ये दे दिया, जब हमने अपने हिंदू मुसलमान करते लोगों को और बंटोगे तो कटोगे के नारे के बीच में हमने सौगाते मोदी भेज दिया। दूसरा मैसेज दिया था। अभी तीसरा मैसेज ये दिया, जो संघ, जो सनातन, जो भारतीय जनता पार्टी इसी बात को शुरू से प्रोपोगेट करती आ रही है कि हिंदू एकता में ही राष्ट्रीय एकता है और हिंदू एकता से ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। अब वो जाके क्या कहेंगे जब जातिगत जनगणना पर अपनी बात कर ली? अब वो नितिन गडकरी क्या बोलेंगे जब उन्होंने कहा था जो करेगा मुझसे जाति की बात उसको पड़ेगी कस के लात? अब वो योगी क्या कहेंगे जिन्होंने कहा था बंटोगे तो कटोगे? अब तो ये कह रहे हैं कि नहीं, बंटोगे तभी सेफ रहोगे। तो ये जो कह रहे हैं, आप इनकी बात को आप समझिए। ये एक तरह की पॉलिटिकल चतुराई है कि आप क्या करें, कैसे करें, हेडलाइन मैनेजमेंट करें, लोगों को डाइवर्ट करें। आप कुछ सोचें तब तक कुछ और हम कर लें, आप कुछ सोचें तब तक कुछ और हम डिसीजन कर लें। ये राजनीतिक चतुराई है। लेकिन इस चतुराई में प्रधानमंत्री पद की गरिमा कहाँ रह जाती है, ये अलग विषय है। ये सब विश्लेषण करने के लिए अलग लोग बैठे हैं। थिंक टैंक तय करेगा, बाद में इन पे किताबें लिखी जाएंगी और ये कहा जाएगा कि उस समय किस तरह से क्या होता था। देखिए, अभी इनकी चिंता को आपको समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री की चिंता इस वक्त ये है कि सितंबर में उनके 75 साल पूरे हो रहे हैं और उसके बाद उनको आगे भी प्रधानमंत्री बने रहने की इच्छा है। इनके नेताओं ने तो कह ही दिया था कि वो तो अभी 2047 तक रहना चाहते हैं। तो इसका आप मतलब इस ये चीज को है कि वो समझिए। आज आखिरी में ओंकारेश्वर जी जो ये कह रहे हैं मोदी जी की मैसेज जहां जाना था वहां चला गया, तो ये मैसेज आपका मुझे आप कहना ठीक ही लग रहा है जो आपने बात कही कि ये मैसेज जो आज उन्होंने नागपुर पहुंचा दिया है। तो क्या आज नागपुर गया है वो बिल्कुल, संदेश? बिल्कुल नागपुर पहुंचा दिया है, अमित शाह जी को दे दिया है, पार्टी के लोगों को दे दिया है कि भैया इधर उधर मत करो। मैं अपनी व्यवस्था करने में सक्षम हूँ। मैं किसी शशि थरूर को भी तोड़ लाऊंगा, किसी को भी ले आऊंगा और मैं अपनी सरकार बचा लूंगा।
आप लोग ये मत सोचिए, चंद्रबाबू नायडू के पास भी तो गए, उससे पहले वो नीतीश कुमार के पास भी तो गए, खुद गए ना। तो जो पार्टी के भीतर जो लोग बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि आपके लिए हम बना रहे हैं, हम बचा रहे हैं, हम बैसाखी खड़ी कर रहे हैं, वो इस गलतफहमी में ना रहें। और इंडिया गठबंधन इस गलतफहमी में ना रहे कि 75 साल के बाद ये हटने वाले हैं। ये हटने वाले नहीं हैं, अभी नहीं हटेंगे। और नागपुर को ये मैसेज है कि देखिए, पार्टी का अध्यक्ष तो मेरी ही मर्जी से होगा। ये कई प्रकार के मैसेज कई लोगों को है। ये मैसेज जरूर जो पहलगाम के पीड़ित हैं उनको ये है कि हमने कहा था कि ढूंढ के मारेंगे, तो हमने तो सेना पे छोड़ दिया है, सेना अब फैसला करे। लेकिन ये भी देखना होगा कि सेना पर छोड़ने से क्या आपने उनको क्लियर कट कोई टारगेट दिया है कि आप इसके जवाब में ये कर लो। आप 2-3 मिसाइलें छोड़ देना, चुप हो जाना, छुरछुरी पटाखा, थोड़ा-सा आतिशबाजी हो जाएगी, बस उसके बाद शांत हो जाएगा। या आपने कहा है, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री आपके कहते रहते हैं कि पीओके तो लेके रहेंगे, पीओके तो लेके रहेंगे, पीओके इस बार ले लेंगे, तो आप पीओके लेने वाले हैं? तो बताइए, आपने उसकी तैयारी करने के लिए कहा हो। बलूचिस्तान तो अपने आप आ जाएगा, बलूचिस्तान के लोग खुद ही हमारे पास आएंगे, बलूचिस्तान खाली कर लेंगे। तो क्या बलूचिस्तान को लेके आपने क्लियर कट टारगेट दे दिया है? देखिए, मसले बहुत गंभीर हैं और इन गंभीर मसलों में प्रधानमंत्री जी इस वक्त मुस्कुरा पा रहे हैं, तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा कलेजा पत्थर का होगा। इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा कलेजा पत्थर का होगा। जब हमारे 26 लोग मारे गए, देश के विभिन्न राज्यों के लोग, उनके घर में मातम छाया हुआ है, बहुत सारे लोग पीड़ित वहां से भागे हैं, समूचा देश शोक में डूबा हुआ है, तब आप अडानी जी के साथ वहां मस्ती कर रहे हैं, आप वहां नीतीश कुमार के साथ ठिठोली कर रहे हैं, आप वहां कह रहे हैं कि मैसेज चला गया होगा, तो मैसेज तो चला ही गया, मैसेज बहुत साफ साफ गया है। जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया ओंकारेश्वर जी, और बस चलते-चलते मैं चाहती हूँ कि दर्शक एक बार फिर से उस ध्यान से उस बाइट को सुने, और जो आपने पिछले 22 मिनट से ओंकारेश्वर जी से जो विश्लेषण सुना, उसको फिर आप जोड़ के देखिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, उनके लिए मैं एक बार फिर से वो साउंड बाइट चलाना चाह रही हूँ, और एक अंतिम कमेंट फिर ओंकारेश्वर इंडिया जी से लेके फिर अलायंस के कार्यक्रम को बहुत खत्म बड़े करूँगी। मजबूत सुनिए। पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ऐसे चला गया जहां जाना था। ओंकारेश्वर जी, बस अंत में मुझे तो हँसी भी नहीं आ रही है, और मैं इस हँसी पे कहूँ क्या, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अंत में आप ही कह दीजिए, आपको क्या कहना है? नहीं, ये हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इस समय देश बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ की बात करी थी, उसमें 2-3 महीने की ही तो राहत दी है। 3 महीने बाद वो फिर टैरिफ का मसला आएगा। आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हमारी जीएसटी, ये जो हमारा जीडीपी है, वो नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। रुपए का क्या स्थिति है आपने देखा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ती जा रही हैं। अगर टैरिफ लगा दिया और उसने कह दिया, अभी तो ईरान के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई ईरान से तेल खरीदे या कुछ खरीदे तो हम उस पर भी वो लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। तो ये जो वैश्विक हालात हैं और उसमें भी जो देश के हालात हैं, उसमें भी जो प्रधानमंत्री जी का 75वां साल पूरा हो रहा है सितंबर में, ये सारी चीजों के मद्देनजर देखना चाहिए कि भई अगर ये इस समय पूरा हो रहा है, तो क्या वो अपनी बात पर टिके रहेंगे? जब उन्होंने 75 साल कह के पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को भी, कई लोगों को उन्होंने रिटायर कर दिया था। उम्र का हवाला देके। आप उम्र के उसी पड़ाव पर आ चुके हैं, आप पर भी तो वही कानून लागू होगा कि नहीं लागू होगा? अगर नहीं लागू होगा, तो फिर देखना है। लागू होगा, आप बड़े शोर-शोर से जो मैसेज देने की बात करते हैं, काश आप ये देश के बेरोजगारों को मैसेज दे पाते कि हम तुम्हारे लिए देखो ये करने वाले हैं और ये कर रहे हैं। आप देश के गरीबों को मैसेज दे पाते, जिनको आप 80 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं और कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आ गए।
आप उनको मैसेज देते ना, उन महिलाओं को भी मैसेज देते कि हम तुम्हारे लिए ये करने जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और तब तो 10-11 साल हो गए। अब तो आपको करके दिखा देना चाहिए था। इसलिए वक्त नहीं बचा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, आपको उनकी चिंता में शामिल होना चाहिए कि उनकी चिंता सबसे पहले उनकी अपनी कुर्सी बचाने की है और फिर आगे 3 साल और पूरा करना है, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जी, चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल एनालिसिस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।